इस वीडियो लेक्चर में हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पावर और उससे एसोसिएट एक थ्योरम जिसे पॉइंटिंग थ्योरम के नाम से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम में पॉइंटिंग थ्योरम या इसके एसोसिएटेड न्यूमेरिकल आने की संभावना होती ही है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ पावर को भी ट्रांसमिटेड करता है, लेकिन उसमें जो पावर की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। मींस उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो पावर की होती है वो माइक्रोवाट या नैनोवाट में होती है। इस कारण से हमें वो ज़्यादा फील नहीं होती है। तो हम किसी भी ईएम वेव की पावर को निकालने के लिए हमें मैक्सवेल की इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एनर्जी और पावर क्या होता है। द एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय मीन्स ऑफ ईएम वेव। द रेट ऑफ ईएम एनर्जी ट्रांसपोर्टेड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस। आपकी फैराडे की इक्वेशन और एम्पियर्स की इक्वेशन जो कि मॉडिफाइड तौर पे मैक्सवेल इक्वेशन में रखी गई है, उसकी हेल्प से हम पावर को निकालते हैं। एक और चीज है, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया है वो फ्री स्पेस के लिए ही किया है। तो आपको पता है मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है। फैराडे मैक्सवेल इक्वेशन कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस म्यू डी एच अपॉन डी टी, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ये आपका कंडक्शन करंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब हमने क्या किया, इस एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस को लिया और हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोटेक्ट किया। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में ई डॉट कर्ल ऑफ एच इक्वल टू ई ब्रैकेट में सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। बीएससी के करिकुलम में आपका वेव के साथ केवल एक ही पैरामीटर में आपका चेंजेस कंसीडरेशन में किया जाता है, चाहे लेंथ के अक्रॉस ले लीजिए या फिर आपका टाइम के अक्रॉस ले लीजिए। इसलिए कहीं कहीं आपने देखा होगा डेल का भी इस्तेमाल हुआ है और अचानक डी का भी इस्तेमाल कर लिया है। जहाँ पे आपका एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया जाता है या पार्शियल डिफरेंशियल किया जाता है तो दोनों का आउटकम सेम ही होता है। अब हमने क्या किया, ई को अंदर ले गए, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखा, ई को अंदर ले गए तो क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट सिग्मा ई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन ई डेल ई अपॉन डेल टी। फिर हमने इसको इस डिफरेंशियल के अंदर ले गए तो हमें हाफ लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ ई स्क्वायर है, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। तो दोनों को कंपेंसेट करने के लिए हमने रिजल्टेंट में इसको 1/2 का इस्तेमाल कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड उसी तरीके से कंटिन्यू हमने रखा। तो इक्वेशन क्या हो गई, ई डॉट कर्ल ऑफ एच इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन डेल टी डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। अब क्या होता है, हमें वेक्टर आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पता है, ये चीज पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डाइवर्जेंस लेते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं बी डॉट कर्ल ऑफ ए इक्वल टू ए डॉट कर्ल ऑफ बी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। हमें इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और इसको यहाँ पे स्थापित करना है इसके लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन के। चलिए आगे देखते हैं। और आपको पता है कि E और H दोनों ही आपके वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने इसको रख लिया है, H डॉट कर्ल ऑफ E प्लस डाइवर्जेंस ऑफ H क्रॉस E इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सी लिख दी गई है। इक्वेशन नंबर ए और बी जो है वो आपकी ये दोनों इक्वेशन है, फैराडे मैक्सवेल इक्वेशंस और एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ये पता है आपको कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है।
ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से एच डॉट कर्ल ऑफ ई, एच डॉट एच का डॉट लगा लिया दोनों तरफ से। फर्दर करेंगे मूव तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से आती है, एच डॉट कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस म्यू बाई टू डेल टी डेल अपॉन डेल टी एच स्क्वायर। ठीक है, जो इक्वेशन आपकी यहाँ पे जो फॉर्म हुई है उसी तरीके की इक्वेशन हमने यहाँ पे भी फॉर्म करने की कोशिश की है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन के इस तरफ आपको पुट करनी है। ठीक है, तब क्या हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ एच क्रॉस ई माइनस म्यू बाई टू, इसकी वैल्यू पुट की डेल अपॉन डेल टी एच स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर। इस कंपोनेंट को हम इस तरफ ले गए तो क्या हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ एच क्रॉस ई इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर, इसकी सेहत में कुछ नहीं पड़ेगा, 1/2 को कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर प्लस म्यू डेल अपॉन डेल टी एच स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको हमने ई क्रॉस एच में लिखा। जब हम दोनों को अगर इंटरचेंज करते हैं पोजीशन को तो केवल नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव साइन यहाँ लगाने के बजाय हमने उसको राइट हैंड साइड में लगा दिया। ठीक है, तब क्या आया, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इक्वल टू माइनस सिग्मा ई स्क्वायर माइनस 1/2 एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर प्लस म्यू डेल अपॉन डेल टी एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमने उसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। अब आप कहेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि कोई भी सरफेस से, ठीक है, कोई भी सरफेस, कोई भी बॉडी से आपका ईएम वेव क्रॉस होगी तो वो थ्रू आउट वॉल्यूम से ही क्रॉस होगी। ठीक है, रियल टाइम में। ठीक, इस कारण से हमने यहाँ पे वॉल्यूम को शामिल किया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच ये साइड है टेकन अक्रॉस द डीवी इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी कॉमन ले लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर डीवी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल रो और सिग्मा ई स्क्वायर डीवी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आपका आउटकम जो भी होगा वो एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया है। उससे क्या हुआ, हमारा ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल में ई क्रॉस एच डी एस इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर डीवी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल रो ई स्क्वायर डीवी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या क्या इसकी डेफिनेशन है। देखिए इस कंपोनेंट की जो डेफिनेशन है वो है टोटल पावर लीविंग फ्रॉम द वॉल्यूम। ठीक, ये जो है आपका ओमिक पावर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू द कंडक्टिंग नेचर ऑफ मीडियम। अगर मीडियम में किसी भी तरीके की कंडक्टिविटी है, अगर कोई वेव पास होगी तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा और नॉर्मली वो एनर्जी आपकी हीट के तौर पे निकलती है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट है जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में, इसको देख लेते हैं क्या होगा, माइनस डेल अपॉन डेल टी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर। ये क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, नेगेटिव साइन से मतलब है आपकी एनर्जी में जो डिक्रीमेंट हो रहा है, जो डिक्रीज हो रही है, उसको यहाँ नेगेटिव साइन से शो किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी पावर की हो गई है। और ये जो लास्ट आपका एक्सप्रेशन है, जो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इसे हम पॉइंटिंग थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी डेरिवेशन आएगा आपका पॉइंटिंग थ्योरम को ड्राइव करिए तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, अब जैसे छोटे में आता है तो आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है और इसका आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो लिखना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो पावर की जो डायरेक्शन होती है वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है।
इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, इन दोनों से वो आपस में परपेंडिकुलर हुई। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर है, अब जैसे वेक्टर लिया, वेक्टर है तो उसको वेक्टर से शो करेंगे। देखिए वेक्टर्स को जनरली 90% केसेस में कैपिटल लेटर से ही शो किया जाता है। ठीक, अब ये सिंबल है P, कहीं कहीं इसी सिंबल को S के तौर से भी शो किया जाता है। तो P इक्वल टू क्या होगा, E क्रॉस H। E क्रॉस H ही आपको ध्यान में रखना है। अगर H क्रॉस E करेंगे तो आपके आंसर के सामने नेगेटिव आ जाएगा, डायरेक्शन में दिक्कत पड़ सकती है। तो जो पावर का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ P इक्वल टू E क्रॉस H होगा। ठीक है, कोई भी ईएम वेव होती है, दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं ईएम वेव के, तब इसका आपको ख्याल रखना है कि अगर कोई कहे आपका केवल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए केवल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी वो, या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड होगी। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए दोनों ही फील्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अब आप देख लीजिए, इट रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी वेक्टर एसोसिएटेड विद द ईएम वेव और फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट पावर flowing out of the given volume V is equal to the time rate of decrease in the energy stored within the volume। ठीक है, V माइनस ओमिक लॉसेस, ओमिक लॉस जो भी होगा आपका हीट के तौर पे होगा। ठीक है, जो भी आपका लॉस हो रहा है ओमिक, वो आपका हीट के तौर पे होगा। अब हमने जो वेव प्रोपगेशन का जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके हिसाब से हमें अब इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी मीडियम होगा, पहले तो मैं बता दूँ, कोई भी मीडियम होगा, मान लीजिए वैक्यूम होता है या ओपन स्पेस होता है, कोई भी मीडियम है तो उसका अपना इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है। ठीक है, और जो आपका स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको मैंने इस्तेमाल किया है। चलिए, ये पहली क्वेश्चंस जो है जो हमने अज्यूम की स्टैंडर्ड फॉर्म में, ई जेड टी इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स। अब ये जान लेते हैं क्वेश्चन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली चीज है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे ए एक्स लिखा गया है। ठीक है, वेव प्रोपगेट आपकी प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ जेड लिखा गया है, दूसरा यहाँ पे माइनस अल्फा जेड है तो प्लस जेड होगा, और यहाँ पे आपका जेड होगा। इससे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आप निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए प्लस होता है, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, तब इसकी डायरेक्शन माइनस जेड होगी। ठीक है, तो ई नॉट माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। अब इनसे देख लेते हैं, ई नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा क्या है आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। ठीक है, जो भी उसके वेव के एम्पलीट्यूड में चेंज आता है वो ड्यू टू दिस फैक्टर आता है। ओमेगा क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम हो गया। बीटा क्या है आपका फेज कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसके बारे में आपको पता ही है। तो क्या होगा, एच जेड टी इक्वल टू ई जेड टी अपॉन नीटा। यहाँ पे हमने डायरेक्शन को भी लिखानी है, डायरेक्शन को हमें निकालना होगा। ठीक है, अब उसमें पता है आपको जेड की तरफ मूव कर रहा है और एक्स आपका एक्स ई आपका एक्स की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली एच बराबर क्या होगा ए बी क्रॉस ए ई। ये हमने ई एम थ्योरी वाले लेक्चर में डायरेक्शन निकालना सीखा था, तो उस हिसाब से आप की डायरेक्शन ए वाई आ गई, 1/नीटा लिख लिया, ई नॉट माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी ए वाई। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे, एच
जेड टी इक्वल टू ई नॉट अपॉन नीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड थीटा नीटा। नीटा आपको पता है जो आपका इंट्रिंसिक इम्पेडेंस होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में कैसे हमने इक्वेशंस को निकाला है, आप मेरा ईएम वेव वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसके लास्ट ही मिनट्स में इसको मैंने समझाया है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एच जेड टी इक्वल टू ई नॉट अपॉन नीटा का मॉड, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ई की माइनस अल्फा जेड, ये भी न्यूमेरिक होगी। कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा नीटा, और ए वाई इसकी डायरेक्शन होगी। तो इस हिसाब से आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल आई। अब क्या होगा, पी जेड टी इक्वल टू ई जेड कॉमा टी क्रॉस एच जेड कॉमा टी, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ये जो कंपोनेंट है आपका न्यूमेरिक, ये तो मैंने बाहर ले लिया, इसको लीजिए कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा नीटा। और डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे निकलेगी, ए एक्स कॉन क्रॉस ए वाई, इससे आप निकाल लीजिए। नहीं तो ध्यान रखिएगा, जहां आपकी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में आप उसी की डायरेक्शन, पावर की ही डायरेक्शन, वेव प्रोपोगेशन की ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस कारण से अगर आप देखेंगे तो आप सीधे सीधे एजेड भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसे पूछा जाता है तो उसका रीजन में लिखना है। क्या लिखना है, आपको पता है, वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द पावर इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तो द डायरेक्शन ऑफ पावर इज एजेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया है हमने। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, कॉस ए प्लस कॉस बी का, उसका हमने फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, पी जेड टी ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू नीटा इक्वल बार माइनस टू अल्फा जेड कॉस थीटा नीटा प्लस कॉस ओमेगा टी टू ओमेगा टी माइनस टू बीटा जेड माइनस टू थीटा नीटा। ठीक है, अब क्या है, और एजेंट्स की डायरेक्शन हो गई। अब क्या है, टाइम एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर गिवन एस 1/t से कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया टाइम के साथ, तो एवरेज आ गया पी ए बी ई एवरेज पावर जेड 1/t वेलोसिटी पी जेड टी डी टी। इसको हमने इसके साथ में इंटीग्रेट किया, 1/t रखा। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो फर्दर आप मूव करेंगे, ये वाला कंपोनेंट अलग करना है, ये वाला कंपोनेंट अलग करना है। ठीक है, अब जान लीजिए आपको इस कंपोनेंट को आपको इंटीग्रेट करना है, मीन्स ये आपका एक हिसाब से इवन फंक्शन है। अगर 0 से t के बीच इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो कंपोनेंट जैसे इतना जो कंपोनेंट है एज अ कांस्टेंट, इसको बाहर पुल कर लीजिए, 1/t एज अ कांस्टेंट इसको बाहर पुल कर लीजिए, तो आपका ये कंपोनेंट बाहर ही रहेगा। ठीक, कॉस थीटा नीटा, और इसका अगर इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा तो 1/t आएगा। ठीक है, t कट जाएगा, तो p एवरेज क्या हो गया आपका ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू नीटा ई की पावर माइनस टू अल्फा जेड कॉस थीटा नीटा। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, पी ए बी जी जेड इक्वल टू 1/t आर ई एस क्रॉस एच एस। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैग्नेटिक फील्ड का इसको लिख लीजिएगा तो आपका चीजें निकल आएंगी। ठीक, अब उसी को हमने ई एस निकाला जो लास्ट टाइम किए थे, एच एस किया फर्दर, और इसको सॉल्व किया। अब देखिए ये एच एस दिया हुआ है। ठीक, अगर एच एस बार निकालना है तो जे की जगह माइनस जे का यूज करें। जैसे आपका कोई भी ए प्लस जे बी है, ठीक है, अगर इसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो केवल ये करना होगा कि जे का जो साइन है वो चेंज कर देना है बस। तो इस कारण से यहाँ पे साइन केवल बदला है। ठीक, और हम एक्चुअली क्या रियल नंबर का यूज़ करेंगे, तो ई की पावर माइनस ई थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है, वहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये किया, ये हमने वैल्यू लिखी, फिर इसकी वैल्यू लिखी। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया फर्दर, ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू नीटा ई की पावर माइनस टू अल्फा जेड ई जे थीटा नीटा। ठीक, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे
देखिए रियल नंबर हम ले आए, रियल नंबर निकालना, ये पूरा बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट, इतना हिस्सा एज अ कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर निकाल दिया। रियल वैल्यू ऑफ e की पावर j थीटा नीटा ए जेड। अब एवरेज क्या आ गया, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 नीटा e की पावर माइनस 2 अल्फा जेड कॉस थीटा नीटा ए जेड। ठीक, अब एवरेज पावर निकालना है तो क्या होगा, एवरेज पावर इक्वल टू 1 अपॉन टी, 0 से टी पी जेड टी। वैल्यू पुट कर देनी है इसमें आपको। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपकी सब कटा हुआ है, आपको इंटीग्रेट करना है 0 से टी डी टी के रिस्पेक्ट में, इसको करना है तो टी वैल्यू आएगी, टी टी इसलिए कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला इस पॉइंटिंग थ्योरम का। द टोटल टाइम एवरेज पावर क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस इज गिवन एज पीवीई डॉट डीएस। ठीक है, ये आपकी जो पावर है जो जनरेट हो रही है ये बिहेव करेगी एज अ स्केलर कंपोनेंट। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, हमने पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में पढ़ा है, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा है और पावर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मली थ्योरेटिकल फॉर्म में, मीन्स डेरिवेशन फॉर्म में भी आता है और न्यूमेरिकल के तौर पे भी आता है। इसके एसोसिएट न्यूमेरिकल हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।